हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। आप सभी को पता है, मैंने पिछले दिनों यानी रविवार को एक गूगल फॉर्म के लिंक के माध्यम से 13 प्रश्नों का कलेक्शन करके एक टेस्ट लिया था। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिसमें आप सब बच्चे उलझ गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो उस टेस्ट में जो प्रश्न दिया था उसके हल का एक वीडियो बनाया जाए। तो उसी के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए पहले से हल करके रखा हूँ, ठीक है। और समझाते हुए आप लोगों को बताऊँगा कि वास्तव में वो प्रश्न कैसे बनाना था, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, यह सबसे पहला प्रश्न है। देखिए, संख्या पद्धति पर आधारित था, नंबर सिस्टम पर वो जो भी प्रश्न दिया था। पहला प्रश्न क्या लिखा है देखिए, तो प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल होगा। और इस तरह 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए पहला विधि क्या था इस प्रश्न को हल करने का। मैंने बताया था, देखिए, कुल सम संख्या गुणित कुल सम संख्या में एक जोड़ दो। ये एक सूत्र विधि है, यानी कि कुल कितने सम संख्या हैं वो अगर हमको पता चल जाए तो उसको लिख दो और उसमें एक अधिक करके लिख दो। अब फिर क्या करना है, देखो कुल सम संख्या प्रथम 15 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुल 15 सम संख्या है, ये पता चल गया। तो देखो 15 सम संख्या है, लिख दिया हमने। अब एक अधिक करके जितने भी सम संख्या रहेंगे उससे एक अधिक उसमें जोड़ देना है। तो 15 में एक जोड़े कितना हो गया, 16। तो इस तरह क्या मिला, 15 गुणित 16। अब 15 गुणित 16 का गुणा करेंगे तो मिलता है 240। यही इस प्रश्न का आंसर था, यानी कौन सा था जी, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। देखो कैसे, 16 पंचे 80 हुआ कि शून्य, हासिल क्या आएगा 8, और 16 एक कम 16, और 16 8 कितना होता है जी 24, ठीक। तो ये हो गया पहला विधि जो कि सूत्र विधि पर आधारित है, ठीक। अब देखते हैं द्वितीय विधि। इसी प्रश्न को हम दूसरे विधि से कैसे बना सकते थे। तो मैंने आप लोगों को एक यूनिवर्सल विधि बताया था। चाहे किसी प्रकार की क्रमागत संख्या हो, चाहे क्रमागत सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, या किसी भी संख्या का गुणज हो, तो हम उसको एक नियम से ही, एक सूत्र से ही, एक ट्रिक से ही हल कर सकते हैं। कौन सा ट्रिक था जी वो, देखो, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या, दोनों को कोष्टक में रखना है, यानी कि दोनों को पहले जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कुल सम संख्या कितना है उसको 2 भाग करते हैं। क्यों 2 भाग करते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं शुरू और अंतिम को जोड़ने पर जितना योगफल मिलता है वही इधर से दूसरे नंबर का और उधर से अंतिम से पहले नंबर का जोड़ने पर मिलता है। तो उसका जोड़ा बनाते हैं, इसलिए 2 से भाग करते हैं, ठीक। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखो भाई, प्रथम लिखा है तो प्रथम सम संख्या क्या होगा, 2 से शुरू होता है। अब 15 सम संख्या लिखा है ना, 15 कुल सम संख्या, तो 15 सम संख्या कुल कहाँ तक मिलेगा, 30 तक मिलेगा। तो अंतिम सम संख्या क्या होगा, 30 होगा। यानी प्रथम 2 मिल गया, अंतिम 30, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आया 32। अब मैंने क्या बोला, कुल सम संख्या को 2 से भाग करना है, तो प्रथम 15 लिखा है, इसका मतलब 15 सम संख्या है। जब भी प्रथम लिखा रहेगा शुरू में और उसमें संख्या दिया रहेगा तो उतने ही सम संख्या होंगे, इसको भी याद रखना। तो 15/2, तो इस तरह हो गया 2 और 30 32, और 15/2। अब इसको हल किए करेंगे, देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 3 में 2 चला गया, बचे गए 12 बन गया, 2 छक्का 12। इस तरह 16 इधर बचा और गुणित 15, 2 तो कट गया ना। अब 15 और 16 का गुणा करोगे तो आता है 240। कैसे, देखो 15 छक्का 90, हासिल 9, 15 कम 15, 15 9 24। तो इस तरह उत्तर कितना है 240। तो इस तरह हम इस प्रश्न को दोनों में से किसी भी एक तरीके से आसानी से हल कर सकते थे, ठीक। तो आशा है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा।
चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं अब दूसरा प्रश्न। देखो लिखा है, राम और लक्ष्मण को उसके पिता ने कुल 250 रुपये दिए। राम को बड़े होने के नाते लक्ष्मण से 30 रुपये अधिक दिए, तो लक्ष्मण को कितने रुपये दिए? ऑप्शन हमारे पास देखिए दिखाई दे रहा है। तो देखो इसको कैसे हल करना था। देखो मैंने एक प्रश्न बताया था, कभी भी दो संख्याओं का योगफल दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, ठीक है, तो उसमें से बड़ी संख्या अगर प्राप्त करना है तो उसका योगफल करते हैं, यानी दोनों को जोड़ते हैं, दो से भाग करते हैं तो बड़ी संख्या मिल जाता है। और छोटी संख्या प्राप्त करना रहता है तो दोनों को आपस में घटाते हैं और घटाने के बाद जो संख्या मिलता है उसको दो भाग करते हैं। तो बस ये उसी तरह के प्रश्न पर आधारित यही भारतीय प्रश्न है जी। देखो यहाँ जो लिखा है ना कुल 250 रुपये, ये क्या है? दो लोगों के पैसा को जोड़ा गया है, यानी कि राम और लक्ष्मण का। तो ये क्या हो गया? दो संख्याओं का योगफल हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है? 30 रुपया अधिक। तो देखो अधिक, कम या अधिक को ही क्या बोला जाता है जी? अंतर। तो संख्यात्मक प्रश्न में अंतर बोलते हैं, भारतीय प्रश्न में उसके जगह में कम या अधिक लिखा रहता है। ठीक, तो कैसे हल करेंगे? देखो हमको क्या पूछा गया है? लक्ष्मण को कितना मिला। तो देखिए इस प्रश्न में हम दोनों निकाल के बताएंगे। मान लो बड़ा संख्या यानी राम का पूछता, राम को कितना मिला, तो क्या करते? राम को ज़्यादा मिला, यानी बड़ी संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो क्या करते? ये योगफल है। और ये क्या है? कम या अधिक, यानी अंतर है, तो दोनों को जोड़ते। दोनों को क्या करते? जोड़ते। तो जोड़ेंगे, देखो कितना मिला? 200। दोनों को जोड़े कितना मिला? 280। अब 280 क्या करेंगे? 2 से भाग किए तो देखो 2 1 कम 2 बचा 0, 8 को उतारे, 2 चौक 8, इस तरह 0, फिर शून्य के उतारे, क्या बचा? 2 शून्यम शून्य। तो इस तरह कितना मिला? 140 रुपये राम को। तो प्रश्न में किसका पूछा गया था? देखो यहाँ लक्ष्मण को कितना मिला। तो लक्ष्मण तो छोटा था, यानी कि उसको छोटा संख्या मिलेगा। तो क्या करना है? छोटा प्राप्त करना है। तो देखो छोटी संख्या मिला लक्ष्मण को, यानी छोटा संख्या, यानी घटाने पर कोई छोटा बनेगा ना, जोड़ने से तो बड़ा हो जाता है। तो इस तरह जो योगफल दिया रह गया जी, या फिर भारतीय प्रश्न में जो कुल के रूप में लिखा रहेगा, उसमें से हमको जो कम या अधिक लिखा है या अंतर लिखा रहता है उसको घटाना है। तो इस तरह 250 में से 30 घटाए, क्या मिला? 220 मिला। अब देखो ये जो अंतर फल मिलता है उसको दो भाग करते हैं, क्योंकि दो लोग हैं ना, तो दो भाग किए, तो 2 से भाग करेंगे। देखो 2 1 कम 2, फिर 2 उतारे, 2 1 कम 2, फिर शून्य उतारेंगे, 2 शून्य शून्य। इतना कितना आया जी उत्तर? 110 रुपये। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? 110 रुपये लक्ष्मण को मिला। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 12/17 से भाग देने को कहा गया, परंतु विद्यार्थी ने 12/17 से गुणा कर दिया, तो परिणाम संख्या वास्तविक संख्या से 145 क्रम प्राप्त हुआ। तो वास्तविक संख्या क्या था? ये हमारे पास 4 ऑप्शन थे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, इन सभी तरह के वीडियो का लिंक मैं ग्रुप में डाला था, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वे सारे लिंक मिल जाएंगे, जो कि इस तरह के वीडियो को कैसे बनाया जाता है उसमें विस्तार पूर्वक समझाया गया है। ठीक है, अगर आप लोग डिटेल से समझना चाहते हैं तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसको ओपन कीजिए। उसमें इस वीडियो में शामिल सभी तरह के प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है उसके YouTube वीडियो लिंक वहां आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? 12/17 एक भिन्न है ना। तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक है, अंतर संख्या गुणित अंश गुणित हर बटे हर का वर्ग ऋण अंश का वर्ग। बस इस पर मान रख के तुरंत हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतर संख्या क्या है जी? तो देखो यहाँ पर लिखा है ना कम, अभी मैंने बताया किसी संख्या के आगे कम अधिक या अंतर लिखा हो वही अंतर होता है। तो 145 कम लिखा है, उसी को अंतर संख्या बोलते हैं। तो ये अंतर संख्या गुणित अंश गुणित हर, इस तरह अब इसी में मान रखें। देखो तो अंतर संख्या कितना है? 145। अंश कितना है? देखो इसमें 12 और हर
17। अब यहाँ क्या करना है, देखो एक कन्फ्यूजन हो सकता है, हर का वर्ग करें कि अंश का वर्ग करें। तो याद रखो, देखो ये सम भिन्न है, सम भिन्न में अंश छोटा और हर बड़ा होता है। तो भाई बड़े संख्या का वर्ग में से छोटे संख्या का वर्ग तो घटेगा ना, छोटे संख्या के वर्ग में बड़े संख्या का वर्ग थोड़ी ना घटेगा। तो इसीलिए यहाँ याद रखने का एक तरीका है, जो बड़ा संख्या है उसको पहले लिखेंगे। तो हर में बड़ा है तो हर का वर्ग ऋण अंश का वर्ग। अब देखो मान रख दिया हमने, अंतर संख्या 145, अंश में दिया है 12, हर में दिया है 17, और ये हर का वर्ग लिखा है तो 17 का वर्ग लिखेंगे, अंश का वर्ग लिखा है इसलिए अंश का वर्ग करेंगे। ठीक, अब क्या किया, सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाता है ना। तो 17 का वर्ग करोगे 289 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। अब यहाँ क्या है जी, बीच में ऋण चिन्ह है, बीच में ऋण चिन्ह है। अब क्या करेंगे, पहले घटाएंगे। तो घटाएंगे 289 में से कितना आएगा, 145। अब इसको हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। क्या किया, इसको पहले हल किया। ठीक, अब देखो इतना हो गया, तो 145 और 145 देखो ऊपर नीचे सेम टू सेम है। ऐसा कब घटाना है, जब नीचे भी गुणनफल के रूप में संख्या हो, या इकलौता इस तरह एक ही संख्या हो, और ऊपर में जितने भी संख्याएं हैं वे गुणनफल के रूप में हो, तभी ऊपर नीचे एक समान संख्या हो तो कटाना है, या फिर पहाड़ा पढ़ के कटाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अकेला संख्या है, यहाँ पर हमने नहीं कटाया क्योंकि यहाँ पर ऋण का चिन्ह था दो संख्याओं के बीच में, तो पहले घटाया इसके बाद ही कटाना है। तो 145 कट गया। अब देखो 12 गुणित 17 ही बचा, तो 12 गुणित 17 बराबर कितना होता है जी, 204। कैसे देखो, 17 दूनी 34 हासिल 3, 17 कम 17, 17 3 20, कितना आया 204। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या मिला, 204। देखो तो कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न लिखा है, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर प्राप्त होता है। और कौन कौन सा ऑप्शन है, देखो वही संख्या, बी में 0, सी में अपरिभाषित और डी में संख्या का वहाँ हिस्सा। देखो लिखा है किसी संख्या को शून्य से, तो संख्या को भाग करना है शून्य से। अब इसी को इस तरह चिन्ह के रूप में लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, पहला ये जो संख्या है वो भाज्य होता है, अब भाग चिन्ह के बाद वाला भाजक। तो भाई भाज्य अंदर भाजक बाहर। अब भाई शून्य से भाग करोगे तो ये हम उदाहरण से समझते हैं। देखो उदाहरण है, मान लो संख्या की जगह 12 लिख दिया, अब भाग 0। तो देखो 0 से जब भाग करेंगे तो एक बार पढ़े तो भी शून्य आएगा, 0 बार पढ़े तो भी, लाख बार पढ़े तो भी शून्य ही आता है। हम जान रहे हैं शून्य का कितना बार भी पढ़ा पढ़ो शून्य ही आता है। और शून्य आएगा और घटाएंगे तो शेष फल जितना संख्या है उतना ही बना रहेगा। तो भागफल क्या आया, कितना भी बार कर लो वो 12 कभी विभाजित हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ जी, कि इस प्रकार अनंत आएगा, या इसी को अपरिभाषित कहा जाता है, जिसका चिन्ह होता है इस तरह। ठीक, तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अपरिभाषित। समझ आ गया। तो जब भी हम किसी संख्या को शून्य से भाग करेंगे, शून्य से भाग करने का अर्थ ही क्या है भाई, भाग ही नहीं करना है उसको। तो भाग ही नहीं करेंगे, चाहे कितना बार भी भाग कर लें वो तो भाग होगा ही नहीं ना। तो इस तरह क्या आया, अपरिभाषित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है, मोहन को दी गई संख्या को 8/9 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने संख्या को 8/9 से भाग कर दिया, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 34 अधिक आया। तो वह संख्या थी। देखिए अभी हमने इससे संबंधित एक प्रश्न किया, बस अंतर ये था उसमें भाग करने के लिए कहा गया था तो गुणा किया, अब इसमें गुणा करने के लिए कहा गया था तो भाग किया। ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों को उसी ट्रिक से ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो अंतर संख्या गुणित अंश गुणित हर बटे हर का वर्ग ऋण अंश का वर्ग, सेम ट्रिक है, कोई अलग ट्रिक नहीं है। तो देखो क्या किए, वैसे ही अंतर कितना था जी, 34 लिखा है ना, 34 अधिक, अब मैंने अभी बताया कम लिखा हो या अधिक लिखा हो उसी को अंतर संख्या बोलते हैं। तो ये अंतर संख्या 34, अंश की जगह में देखो क्या है 8 और हर की जगह में 9। अब नीचे क्या करना है, हर का वर्ग ऋण
अंश का वर्ग। इस तरह हल किए तो 9 9 क्या हो जाएगी 81, 8 8 64। ठीक, हमने नीचे को हल किया, ऊपर सेम टू सेम उतार लिया। अब देखो 81 में से 64 घटाओगे क्या आएगा 17। ठीक, ऊपर हमने हल नहीं किया, केवल नीचे हल कर रहे हैं। अब नीचे जैसे ही एक संख्या प्राप्त होगा इसको कटाते हैं। तो कैसे कटाएंगे देखो 17 एक कम 17, 17 दूनी 14। कटाने के बाद क्या बचा हमारे पास 2 गुणित 8 गुणित 9। देखो क्या मिला 2 गुणित 8 गुणित 9। अब इसको किए 8 निया 72। धीरे एक एक स्टेप करके बता रहे हैं ना। तो 8 निया 72, इसको हल किए तो मिला। अब 72 का गुणा 2 से होगा, तो इससे 72 के गुणा 2 से किए कितना मिला 144। कैसे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। कौन से ऑप्शन में था देखो ये वाला। समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी भी क्रमागत संख्याओं के योगफल के लिए निम्न में से कौन सा नियम या कथन सत्य है, ये प्रश्न में पूछा है। तो देखिए मैंने सभी तरह के क्रमागत संख्याओं को किस तरह से जोड़ा जाता है या कहें उनका योगफल ज्ञात किया जाता है उसका ये नियम बताया था। क्या नियम बताया था, उदाहरण से देखें। क्रमागत प्राकृत संख्या मान लो 1 से 5 तक लिखा है, तो क्या करते थे जी, शुरू और अंतिम संख्या को जोड़ते थे और फिर इसको भी जोड़ते थे। देखो ये क्या हुआ 5 1 6, ये भी 6 हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते थे, कोई भी क्रमागत हो तो शुरू और अंतिम को जोड़ो, यानी कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का क्या करना है, क्या पहले योगफल ज्ञात करना है। उसके बाद ही कितना संख्या को जोड़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या को, तो कुल संख्या को 2 से भाग करते थे। यानी कि यहाँ 5 है तो 5 को 2 से भाग करेंगे। ठीक, तो यही इसमें से कौन सा लिखा है वही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखो लिखा है पहला ऑप्शन प्रथम और अंतिम संख्या के योगफल। तो देखिए इसका पहले योगफल करेंगे का कुल संख्या से गुणनफल, तो इसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद का आधा, तो इस तरह बटे 2 कर दिए। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है, ये ए ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर था। क्लियर, चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है एक गोला फेंक प्रतियोगिता में गौतम ने साहिल से 7 फीट कम दूरी गोला फेंका तथा महेश ने गौतम से 12 फीट अधिक दूरी गोला फेंका। यदि गौतम एवं महेश के द्वारा फेंका गया गोला की कुल दूरी 68 फीट हो तो महेश ने कितनी फीट दूरी गोला फेंका, ये प्रश्न में कहा गया है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ये एक सामान्य वाला विधि बताया था कि जिसके नाम के आगे से लिखा है, देखो साहिल से लिखा है ना, तो उसको लिखेंगे बीच में। और शुरू में किसका नाम आया गौतम, तो उसको शुरू में लिख देंगे, बाद में किसका नाम आया महेश, लिख लिए। तो साहिल का मानेंगे 100 भाई। ठीक, मैंने बताया था। अब देखो लिखा है महेश ने साहिल से 7 फीट कम, तो इसका 100 माने हो तो ये क्या हो जाएगा 1 ऋण 7, 7 कम हो जाएगा, कम यानी ऋण। अब फिर लिखा है महेश ने गौतम से 12 फीट अधिक। अब लिखा है देखो गौतम से 12 फीट अधिक, तो गौतम का कितना माने हैं 1 ऋण 7, तो महेश का कितना होगा 12 अधिक, तो 1 ऋण 7 में 12 जुड़ेगा। ठीक, जिससे अधिक है उसी में अधिक है तो जोड़ेंगे जी, 12 अधिक है कह रहा है तो गौतम से कह रहा है ना, तो गौतम का तो हमने 1 ऋण 7 मान लिया इसके आधार पे, तो ये हो जाएगा महेश का। अब प्रश्न में लिखा है देखो कि गौतम एवं महेश के द्वारा फेंका गया गोला की कुल दूरी 68 फीट है। तो गौतम एवं महेश के द्वारा 68 फीट फेंका गया, तो एवं माने क्या होता है जी, एवं तथा और का मतलब क्या होता है धन। तो गौतम का देखो क्या माने थे 1 ऋण 7, अब महेश का क्या आया था 1 ऋण 7 धन 12। अब दोनों का योगफल करेंगे, तो देखो 100 और 100 जोड़े 2 100 हो गया। अब ऋण 7 और ऋण 7 को जोड़ेंगे तो ऋण 14, मैंने बताया था। ऋण और ऋण को जोड़ोगे तो भाई जैसे मान लो ऋण 7 रुपये, ऋण इसको मान लो 7 रुपया का तुम्हारा उधारी है, एक जगह और 7 रुपया का उधारी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 14 रुपये का उधारी हो गया ना। तो उधारी माने ऋण, ऋण माने क्या होता है जी उधारी। बैंक वाले उधारी देते हैं उसको क्या बोलते हैं ऋण देते हैं, तो ऋण माने उधारी, ऐसा मान के आप लोगों को जोड़ना घटाना है। अब ये 12
क्या किया हमने, एक से को जोड़ा तो 2 100 हुआ, ऋण 7 ऋण 14, ये हो गया 12। अब देखो ये ऋण 14 है, ये 12 है, यानी कि 14 रुपये का तुम्हारा उधारी है, अब 12 रुपये धन है, तो 2 रुपये उधारी बचेगा ना। तो इस तरह ऋण 14 में से धन 12 घटा दिए, क्या हुआ, 2 रुपये उधारी बच गया। अब इधर कुछ नहीं कर रहे हैं, 68 ही लिखा है। अब हमको इस 100 का मान जानना रहता है, जानते हो ना। तो 100 का मान जानना है तो ऋण 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो धन 2 हो जाएगा पक्षांतर के नियम से, और ये 2 जो कि 100 के साथ गुणा में है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। ठीक, अब 68 को उस तरफ 2 को ले गए तो जोड़ दिए ना, 70 हो गया है। अब ये 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 को देखो 100 के साथ गुणा में है तो उसको पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाता है, गुणा वाला भाग। अब 70 को भाग करेंगे 2 से तो कितना मिलेगा जी, 35 मिलेगा। ठीक, 35 मिलता है, जान रहे हो, हल करके देख लेना। तो इस तरह महेश का देखें तो महेश का हमने क्या माना था, 100 ऋण 7 धन 12। अब हमको 100 का मान मिला, 100 किसका था, साहिल का था। 100 किसका था, साहिल का था। तो हमको तो प्रश्न में महेश का पूछा गया है ना। देखो महेश ने कितनी फीट दूरी गोला फेंका, तो हमको क्या करना है, महेश का देखो क्या माने हैं, 100 ऋण 7 धन 12। तो 100 का मान पता चल गया, 100 की जगह हम 35 लिखेंगे जी, 100 का मान पता चला ना। तो 35 ऋण 7 धन 12, अब इसी में मान रख दिए तो 35। अब देखो 7 रुपये उधारी है, 12 रुपये धन है यहाँ पर, तो 12 धन में से 7 रुपये उधारी छूट देंगे, क्या बचेगा जी, 5। अभी 35 और 5 40। इस तरह आसानी से उत्तर तक पहुँच सकते हैं। तो सही उत्तर क्या आया, 40। अब ये महेश ने कितना दूरी फेंका था आसानी से और भी जान सकते हैं, कैसे, यहाँ से देखो गौतम ने 7 फीट कम, यानी कि 7 कम करोगे कितना आएगा, स्वाभाविक सी बात है, इसका 35 आया, 7 कम करोगे 28। अब 28 में 12 अधिक कह रहा है महेश का, तो 28 में 12 जोड़ के 40 आएगा ना। ठीक, तो इस तरह मौखिक भी हम कुछ जोड़ना घटाना को कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए, प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, एक पंक्ति में 15 बच्चे खड़े हैं, प्रथम बच्चे के पास 12 रुपया है, दूसरे बच्चे के पास प्रथम बच्चे का दुगुना, तीसरे के पास तिगुना। इसी नियम से 15वें बच्चे के पास प्रथम बच्चे से 15 गुना रुपये है, तो 15 बच्चों के पास कुल कितने रुपये है। देखिए ये किसी संख्या के गुणजों का योगफल मैंने बताया था, बस उसी का इबारती प्रश्न बनाया हूँ। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। देखिए पहला बच्चा के पास कितना, 12 रुपया, दूसरा के पास दुगुना है कह लिखा है तो 24 होगा, तीसरे के पास तिगुना तो 36। इस तरह 15वें बच्चे के पास 15वां गुना, तो भाई 12 का 15 गुना क्या होगा जी, 180। 15 में 12 में क्या होता है, 180, यानी 15वें बच्चे के पास 180। तो इस प्रकार यहाँ 12 जो संख्या है उसके गुणजों का एक क्रम दिया है। 12 के 15 गुणजों को वास्तव में जोड़ने को कहा गया है। ठीक है, तो हम जोड़ने का नियम क्या जान रहे हैं, देखो लिखा है ना, यानी कि 12 के 15 गुणजों का योगफल हमको क्या करना है जी, जानना है। तो क्या करेंगे, हमारा सूत्र क्या कहता है जी, क्रमागत संख्याओं को जोड़ने का प्रथम संख्या जान लो। तो प्रथम संख्या क्या है जी, पहला जो संख्या प्रथम संख्या, अंतिम संख्या तो 15वें बच्चे को कितना मिला था, 180, वो अंतिम संख्या। कुल संख्या तो भाई 15 बच्चे हैं तो 15 ही तो कुल संख्या होंगे ना, और इसे 2 से भाग करना है। तो इस तरह प्रथम संख्या 12, अंतिम संख्या 180, कुल संख्या को 2 से भाग किए तो 12 180 जोड़े कितना हुआ, 192 गुणित 15 बटे 2। इस तरह इसको हल करेंगे। देखो 2 1 कम 2, 2 9 18, 1 बचेगा 12 बन जाएगा, तो ये बन गया 2 छक्का 12, कितना बन गया 96। तो देखो 96 गुणित 15 बचा, ये तो कट गया ना इसके साथ। 96 गुणित 15 कितना आएगा जी, 1440। कैसे, 15 छक्का 90 की शून्य हासिल ना। अब 15 नहीं है 135, 135 में 9 जोड़ो, 9 5 14, 3 1 4, और ये हो गया 1 तो 144, इधर शून्य आया था, तो ये हो गया 1440। इसका सही उत्तर कौन से ऑप्शन में है, देखो ये बी वाला ऑप्शन। ठीक, तो ये प्रश्न भी आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 11 से 31 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। 4 ऑप्शन थे हमारे इस तरह से। देखो प्रथम विधि बता रहा हूँ,
तो देखो 11 से आपको क्या करना है, 31 तक के बीच का जो विषम संख्या उसको लिख लेना है। तो मैंने इसको लाल में इसलिए लिखा है 11 और 31 को, क्योंकि यहाँ बीच शब्द दिया है। अब बीच जब शब्द दिया रहता है तो जहाँ से शुरू होता है और जहाँ अंत होता है उन दोनों को नहीं गिना जाता। तो 11 से शुरू होकर 31 तक तो दोनों बीच कहा गया है, तो बीच के संख्याओं को ही क्या करना है जी, हमको जोड़ना है भाई। तो 13 से हमको कहाँ तक, ये 29 तक ही। तो हम जान रहे हैं क्या, हमें अगर संख्या पता हो तो प्रथम संख्या जानना है, अंतिम संख्या और कुल संख्या। तो प्रथम संख्या क्या है जी 13, अंतिम संख्या देखो तो 29, कुल संख्या तो गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कुल संख्या है, इसी को जोड़ना है। तो इस तरह 9/2 कर दिए, इसको इस तरह जोड़ा बनाते हैं ना, इसीलिए 2 से भाग करते हैं। तो इस तरह 13 और 29 को जोड़े कितना मिला 42 और गुणित 9। अब इसको कटाए हैं, देखो 2 1 कम 2, 2 दूने और 2 1 कम कितना मिला 21। तो इसी 21 को यहाँ लिखे हैं जी 21 गुणित 9, तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, कितना उत्तर आया 189। तो ये सबसे अच्छा विधि है। आप लोगों को बता दूं, इस तरह के प्रश्न में काफ़ी त्रुटि होने का चांसेस रहता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह जितना भी सम संख्या विषम संख्याओं का योगफल करना है उसको लिख लो। लिखने के बाद हमको क्या है, कुल संख्या जानने में आसानी होता है और प्रथम संख्या अंतिम संख्या भी तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए एक और विधि है उसको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए द्वितीय विधि क्या कहता है, आपको इस तरह लिखना पड़ेगा 1 2 फिर 10, ठीक है, माने 10 तक, फिर 11 के बाद विषम संख्या 13, इस तरह 29 30 31। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए यहाँ हमको दरअसल कुल विषम संख्याओं की संख्या जानना था। तो देखो 11 और 31 के बीच में लिखा है ना, तो अगर 30 तक देखें, क्योंकि 31 को तो हमको गिनना ही नहीं है भाई, बीच में लिखा है, तो 30 तक कितना होगा 15। 1 से 30 तक कुल 15 विषम संख्या होंगे, आधा होते हैं। लास्ट संख्या अगर सम है तो उसका आधा कर दो। 1 से शुरू हुआ है ना, 1 से शुरू होकर अगर अंतिम संख्या सम में है तो उसका आधा करो। 30 है तो 15 होगा, 10 रहता तो 5 होता, 20 रहता तो 30 होता। तो 30 है अंतिम सम संख्या, तो 15 तो विषम संख्या होगी, इसको तो हमको गिनना ही नहीं है। अब 1 से 11 तक भी नहीं गिनना है, क्योंकि 11 और 31 के बीच बोला गया है। तो 11 तक कितने होंगे, तो 10 तक 5, तो 11 को एक और को जोड़ेंगे तो 6। तो इस तरह 1 से 11 तक 6, तो घटा दो भाई, कितना आ गया 9। अब चूंकि 6 को क्यों घटाए, क्योंकि 6 विषम संख्या को तो हमको योग ही नहीं करना है ना। तो कितना विषम संख्या मिला, 11 से 31 के बीच में 9 विषम संख्या। इस तरह कुल विषम संख्या मिल गया। अब प्रथम और अंतिम निकालना तो सरल है। तो प्रथम संख्या क्या है जी 13, क्योंकि 11 के बाद 13 आएगा। और अंतिम देखो 29, 30 तो सम संख्या है ना, 29 गुणित 9 कुल हो गया। यहाँ से पता चला विषम संख्याओं की संख्या बटे 2 किए, इस तरह क्या किए 13 29 को जोड़े 42, फिर वही 2 1 कम 2 दूने 2 1 कम, फिर वही हमें मिला 21 गुणित 9, तो बराबर आ गया 189। ठीक, तो ये हो गया इसका दूसरा विधि। प्रश्न पढ़ते हैं, ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तथा ट्रेन सी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि तीनों ट्रेनों के चालों का योग 199 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन ए की चाल क्या होगी। इस प्रश्न को देखने से ऐसे लगता है कि ये चाल दूरी समय से संबंधित प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, 3 ट्रेन दिए हैं, तीनों का योगफल दिया है ना चालों का, तो क्या समझ जाओ ये वही तुलना वाला है, एक सामान्य वाला। तो देखो ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, ट्रेन सी है। मैं स्पष्ट मैंने बताया था कि जिसके नाम के आगे से लिखा हो, तो देखो बी की चाल से लिखा है तो बी को बीच में लिखेंगे। ठीक, अब उसी को एक सा मानना है। तो प्रश्न में देखो लिखा है ट्रेन ए की चाल बी की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम, कम माने ऋण होगा, ऋण 12 होगा, यानी 1 से ऋण 12 हो गया। अब लिखा है तथा ट्रेन सी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। अब यहाँ ये नहीं लिखा है किससे अधिक, तो किससे अधिक है नहीं लिखा हो तो जो बीच में जिसको 1 से माने उसी से अधिक होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान देना। तो ये हो गया 1 से 10 किलोमीटर अधिक। अब आगे प्रश्न में लिखा है यदि तीनों ट्रेनों के चालों का योग 199, तो देखो ये ट्रेन ए ट्रेन की चाल हो गया,
ये बी ट्रेन की, ये सी ट्रेन की, तो तीनों को जोड़ दिए, बीच में धन चिन्ह लगा दिए, क्या आया 199 प्रश्न में दिया है, तो तीनों को जोड़ दिए। अब देखो 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा। अब ऋण 12 है, अब क्या है धन 10। अब देखो 12 रुपये उधारी है आपका, अब 10 रुपया आपके पास है, तो 2 रुपये उधारी बच जाएगा ना जी, 10 रुपये छूट दोगे। तो इस तरह इसको हल किए तो क्या मिला, ऋण 2। अब देखो पक्षांतर का नियम यहाँ जानना है हमको, इस 100 का मान जानना है, तो ऋण 2 को पक्षांतर करेंगे, उधर जाएगा धन 2 हो जाएगा। अब इस तरह 199 में 2 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा 201। अब हमको क्या करना है, इस 3 में से 100 का मान जानना है, तो 3 को भी पक्षांतर करेंगे, तो 100 और 3 के बीच में गुणा का संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा, उस पर जाके भाग हो जाएगा। तो 100 बराबर क्या मिला 201 भागित 3। अब 3 से भाग करेंगे 201 को, देखो कैसे भाग करते हैं, चूंकि 2 छोटा संख्या है इसलिए 2 अंक को लेते हैं, तो 3 छक्का 18, क्या बचा 2, उतारे 1, 21 बना, 3 सत्ते 21, भागफल क्या मिला 67। ये किसका मान है, 100 का मान है, और 100 किसको माने थे, ट्रेन बी की चाल को। अब प्रश्न में देखो तो किसका चाल पूछा है, ट्रेन ए की चाल क्या होगी, तो हमने देखो ट्रेन ए की चाल को क्या माना है 1 ऋण 12, तो बस हमको 1 ऋण 12 क्या है, ट्रेन ए की चाल है, और 100 का मान पता चला क्या 67, तो 100 के जगह में 67 लिख दिए, और इस तरह 12 घटा दिए, कितना आया 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही क्या है, ट्रेन ए की चाल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते, प्रश्न पढ़ते हैं। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, ये मैंने कुल 4 ऑप्शन दिया था। देखो शून्य को, तो शून्य भागित संख्या, शून्य क्या है, यहाँ जो भाग चिन्ह के बाएं हाथ तरफ जो लिखा रहता है वो भाज्य होता है, और भाग चिन्ह के दाएं हाथ तरफ जो भी लिखा रहता है वो भाजक होता है। तो इस तरह ये शून्य भाज्य है, संख्या क्या है भाजक है, भाज्य को अंदर लिखते हैं और भाजक को बाहर, तो यहाँ भाजक के रूप में क्या है संख्या है। उदाहरण से सोचते हैं, मान लो संख्या 12 है, अब ये शून्य को भाग देना है, तो भाई 12 शून्यम शून्य, इस तरह शून्य शेषफल आ गया, तो हमको भाग में क्या कर रहता है जी, शून्य शेषफल आ गया, तो कितना बार पढ़ा पड़े तो शून्य शेषफल आया, तो देखो 0 बार, तो यही 0 क्या है इसका आंसर है। तो इस तरह बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक, मैंने जो ऋण 1 और शून्य की विशेषता वाला जो वीडियो बनाया था उसमें इन सब के बारे में विस्तार से बताया है। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। देखिए लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन 1 के लिए सही नहीं है, लिखा है, तो नहीं वाला ढूंढना है। देखो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम जान रहे हैं, 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो वो उत्तर नहीं होगा, ये नहीं कह रहा है, तो कौन सा नहीं है ये देखना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है जी 0 होता है, और 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 नहीं है, तो इसका मतलब यही क्या है, बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक, देख लो सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी तो विषम संख्या 1 है ही ना, और 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य, तो कौन सा उत्तर सही हुआ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, जबकि इसमें 1 के लिए लिखा है, तो ये सही नहीं है। ठीक, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। किसी भी पूर्णांक संख्या का ऋण 1 के साथ निम्न में से कौन सी संक्रिया करें कि उस संख्या का परवर्ती यानी कि उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो। देखो जोड़ना, घटाना, गुणा, भागे 4 ऑप्शन दिया था। ये घटाना संबंधित यानी कि ऋण 1 और शून्य की विशेषता से संबंधित जो वीडियो बताया उसमें अच्छे से क्लियर किया हूँ। इस चीज़ को विस्तार से जानना है तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए ऋण 1 में से अगर ऋण 1 घटाते हैं तो क्या होता है, मैं बताया था कभी भी ऋण 1 को घटा रहे हो जोड़ रहे हो तो उसको कोष्टक में लिखना। अब घटाने के लिए कहा तो घटाने का अलग से चिन्ह। अब देखो ऋण 1 कोष्टक के बाहर है इधर, तो इसका गुणा होता है चिन्ह का, ऋण का तो धन हो जाता है। तो ऋण 1 और धन 1 यानी कि 1 रुपया उधारी है, 1 रुपया है आपके पास, तो क्या न तो ऋण उधारी बचा ना ही धन बचा, तो 0 हो गया ना। तो ये ऋण 1 का ये 0 क्या है जी, परवर्ती संख्या है ना, इधर आता है।
ठीक, अब यहाँ धनात्मक संख्या से समझते हैं। 5 में अगर ऋण 1 को घटाएं तो देखो 5 में ऋण 1 को घटाओगे तो ऋण 1 को कोष्टक में लिखोगे, घटाने के लिए चिन्ह अलग से दोगे ऋण 1, तो ऋण 1 का धन हो गया। अब 5 1 6, तो देखो 5 का परवर्ती संख्या बाद में आने वाला संख्या 6 है ना, तो हुआ। तो इस तरह क्या पता चला कि किसी भी पूर्णांक संख्या में ऋण 1 को हम जब घटाते हैं तब जाकर हमको परवर्ती संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जितना भी उस गूगल फॉर्म के लिंक के माध्यम से टेस्ट में प्रश्न दिया था, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल करके किस तरह उसको हल करना था ये बताया। आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर किया करें। ठीक है, तो इसी के साथ आज का यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। आज के वीडियो बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।